Good day everyone, this is Junaid Khan, a regulated Canadian immigration consultant and also representing clients to the Immigration Refugee Board of Canada. Huge information जो IRCC की तरफ से launch की गई the bill C12. We are going to be talking about the bill C12 जिसको रॉयल असेंट मिला मार्च 26 को और उसके बाद से 2025 मार्च 26 2026 उसके बाद से बहुत ज़्यादा वीडियोस, पूल ऑफ वीडियोस इन ऑल ओवर सोशल मीडिया. लॉट ऑफ पीपल गेट इम्पैक्टेड बाय दिस. कुछ लोग जो इम्पैक्ट नहीं हुए वो भी अनक्लियर हैं कि हम इम्पैक्ट होंगे या नहीं होंगे. तो इस हवाले से आई एम गोना बी मेकिंग अ प्रॉपर वीडियो जिसकी आपकी काफ़ी हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड दिस बिल, नंबर 1. और नंबर 2, जो लोग इस बिल से इफ़ेक्ट हुए हैं वो इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, उनका रियल प्रोसेस क्या होगा, would they be very much worried about it या फिर there are some the time of relief for these people उनके लिए हो सकता है. तो पहली चीज़, the most important thing is कि बिल्कुल इस बिल को रेफ्यूजी केसेस के साथ और IRB के साथ लिंक किया जा रहा है, जबकि इस बिल में there are 4 major components. The second point of this bill, जो कि 4 points को हमने डिस्कस किया, जो second points है इसका which is important as well उन लोगों के लिए जो refugee claimants हैं, modernized asylum process. अच्छा, जो modernized asylum process ये अब उन लोगों के लिए information है जिनके cases IRB में ineligible नहीं हुए, ठीक है, और या वो लोग जो कि फ्यूचर में इस प्रोसेस में आएंगे उनके लिए दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रोसेसिंग डायनामिक्स आर बेसिकली चेंजिंग. देखें, द होल प्रोसेस ऑफ बिल C12 वो ये है कि किस तरह से IRB के ऊपर से बर्डन को डिक्रीज़ किया जा सकता है और उसकी एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सकता है. अब बर्डन डिक्रीज़ करने के लिए फर्स्ट बिल जैसे हमने डिस्कस किया कि उसमें इनएलिजिबिलिटीज़ आ रही हैं अकॉर्डिंग टू द 1 ईयर क्राइटेरिया. और सेकंड पॉइंट के हवाले से अब जो लोग रह गए हैं इस प्रोसेस में, जो इनएलिजिबल नहीं हुए, जिनको 1 साल नहीं हुआ था कनाडा में, या फिर जो फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, उस हवाले से इस मॉडर्नाइज्ड असाइलम प्रोसेस को किस तरह से देखना चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. कुछ पॉइंट्स मैं आपको एग्जैक्टली बिल में से पढ़ के बताऊँगा और फिर उसको हम फर्दर डिस्कस भी कर लेते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ simplify the online application process and the duplicate exactly नहीं बता रहा, it's gonna be long, लेकिन the point is कि जो online immigration process है refugee claim apply करने के लिए जो application है उसको simplify किया जाएगा, ठीक है. और वो सिंप्लीफाई इस हवाले से किया जाएगा कि उसमें जो डुप्लिकेशंस हैं अभी के प्रोसेस के मुताबिक उन डुप्लिकेशंस को हटाया जाएगा ताकि वन गो में एक इन्फॉर्मेशन जो आप एक दफ़ा दे चुके हैं वो आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वाइल फाइलिंग योर एप्लीकेशन. सो बेसिकली इस क्राइटेरिया को सिंप्लीफाई किया जाएगा. ये कब किया जाएगा इस हवाले से कोई डेट या कोई अभी तक अपग्रेडेशंस मैंने नहीं देखी, लेकिन इन फ्यूचर दिस होल बिल को इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस यही है कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके वाइल सबमिटिंग योर एप्लीकेशन. और फॉर्म्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं. द सेकंड पॉइंट, refer only complete and schedule ready claims to the IRB to speed up decision. So basically IRB को decision refer उस टाइम पे किया जाएगा जब वो एप्लीकेशन कंप्लीट होगी, ठीक है, और स्केड्यूल रेडी होगी. दैट मीन्स कि जैसे पहले प्रोसेस में हम देखते हैं कि IRCC अपनी तरफ से उस पर प्रोसेसिंग करके एक इंटरव्यू करके और पासपोर्ट सीज करके आपके एप्लीकेशन को IRB को रेफ़र कर देता था. बट आफ्टर रेफरिंग द केस मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि द इंफॉर्मेशन इज़ मिसिंग. तो IRB जो है वो मल्टीपल लेटर्स शेयर करता था. सम टाइम अगर इंटरप्रिटेशन का इशू है तो IRB आपको लेटर भेज रहा है कि वी नीड टू नो कि आपने इंटरप्रिटेशन कौन सी लैंग्वेज में करनी है, या फिर कोई अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, BOC के वाले से कोई क्वेश्चन है, तो IRB की करस्पॉन्डेंस चलती रहती थी. लेकिन इस पॉइंट का मतलब ये है कि IRB को केस, इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड को केस उस टाइम पे रेफ़र किया जाएगा जब वो स्केड्यूल रेडी होगा फॉर द हियरिंग. यानी कि IRB के लिए तमाम काम पहले हो चुके होंगे उस केस के वाले से, और IRB के पास जब केस जाएगा तो इट इज़ वेरी मच नियर to schedule your hearing, which is a good point. I feel like this is a great point to take off the burden from the shoulders of IRB. Let's go to the third point. Ensure that IRB decides on claim only when the claimant is physically present in Canada, and if the claimant voluntarily returned to their home country
before the IRB made their decision, the claim would be considered abandoned. ये अभी भी ऐसा ही होता है. I don't see a much difference in this situation. So once आपने refugee claim कनाडा में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद अगर आप अपनी हेयरिंग से पहले या अपने केस के डिसीजन से पहले कनाडा को एग्ज़िट करते हैं तो आपका केस अबेंडेंड डिक्लेयर हो जाता है. एंड यू नो दिस इज़ वेरी मच सिमिलर, लेकिन फिज़िकली प्रेजेंट इन कनाडा सिर्फ वही केसेस को केटर किया जाएगा, द पीपल हु आर फिज़िकली प्रेजेंट, और केस अबेंडनमेंट के लिए मज़ीद ऑप्शंस IRB को दी जा सकती हैं कि इन द मैटर ऑफ दिस एंड दिस the case will be abandoned. So this is very important as well. The next point, remove inactive cases from the system. Obviously ये पहले भी होना चाहिए था. Definitely जितने cases आपके system में आते रहेंगे और अगर वो completely अगर वो इनएक्टिव होने के बावजूद या अबेंडेंड होने के बावजूद वो फ्लश नहीं हो रहे हैं सिस्टम से, तो दैट्स बेसिकली पुट अ बर्डन ऑन द सिस्टम इन अ वे कि जब आप नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन IRB में देखेंगे तो लेट्स सपोज देयर इज़ 50,000 एप्लीकेशन, लेकिन उनमें से जो एक्टिवली वर्किंग एप्लीकेशन हैं देयर आर 30,000, तो जो 20,000 एप्लीकेशन है ये दे आर शोइंग द बर्डन ऑन द सिस्टम. सो दैट शुड हैव डन लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रोसेस इन अपकमिंग डेज. The second last point, speed up voluntarily departures by making removal orders effective on the same day a claim is withdrawn. Refuse की बात नहीं हो रही. Again, this point is tricky in a way कि जो voluntary departure की बात हो रही है, refusal की बात नहीं हो रही, case withdrawn की बात हो रही है. Let's discuss that. कि if a person who has claimed refugee in Canada and later on जिस फियर की बेस पे या जिन ग्राउंड्स की बेस पे वो केस को सबमिट किया गया और द पर्सन नाउ नो कि दोज ग्राउंड्स आर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, और वो फियर जो था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता एंड दे कैन सेफली गो बैक टू देयर होम कंट्री, तो वो अपने केसेस को विड्रॉ कर सकते हैं. और इस पॉइंट में बात की जा रही है कि अगर कोई वॉलंटरीली डिपार्चर करने की कोशिश करता है या अपने केस को विड्रॉ करने की कोशिश करता है, तो कोशिश ये होगी इन मॉडर्नाइज असाइलम प्रोसेस कि उनको सेम डे रिमूवल ऑर्डर इफेक्टिव हों और उनका जो विड्रॉ का प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और वो इन अ स्पीडी वे दे कैन डिपार्ट कनाडा. आई मीन वेरी गुड पॉइंट. द लास्ट वन, help vulnerable people like minors and those who do not understand the process by appointing a representative to support them during certain immigration, IRCC and CBSA agency proceedings. So again, this is a good initiative कि the people who are in a vulnerable situation, definitely देखें IRB को जो भी application जा रही है, these people are in a critical situation. They left their home country, they have fear of prosecution, they have fear from many different departments or agencies or whatsoever the grounds are. लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग और वो लोग जो minor हैं, and they're in the system, और अगर वो they do not know the processing, most of the time ऐसा होता है कि लोगों को processing का idea नहीं होता, especially IRCC की और CBSA की, तो the modernized system will help them to understand कि उनको representative वो appoint कर सकेंगे और इसमें help की जाएगी from the government of Canada. So this summarize the whole modernized asylum's purpose, the process, and I think the 6th point mentioned in this modernized way is really going to help out Immigration Refugee Board कि किस तरह से they can take the burden off from IRB and they can clean up the system a little bit as well, and I think this is a very good initiative.